नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संविधान अपनाने के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में आज से 2 दिवसीय चर्चा। सत्ता पक्ष की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुरुआत। संसद पर आतंकवादी हमले की 23वीं बरसी। शहीदों के सम्मान में संसद भवन परिसर में होगा कार्यक्रम। सदन की कार्यवाही कई अहम विधायी कार्य भी सूचीबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाह्यान से की मुलाकात। पश्चिम एशिया में शांति और तरक्की समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। तमिलनाडु में डिंडीगुल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लगी आग। एक बच्चे समेत 6 मरीजों की मौत, 20 लोग घायल। और महिला जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। थाईलैंड पर 9-0 से शानदार जीत के साथ जूनियर विश्व कप के लिए भी किया क्वालिफाई। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। आज संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी है। साल 2001 में हुए इस हमले की याद में संसद भवन परिसर में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को आज पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। सदन की कार्यवाही की अगर बात की जाए तो लोकसभा में आज गोवा विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन विधेयक 2024 पर चर्चा होगी। ये विधेयक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। इससे पहले कल लोकसभा से आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। इसके साथ ही आज लोकसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत होगी। देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर संसद में होने वाली 4 दिन की चर्चा में पहले 2 दिन लोकसभा के लिए तय हैं। इस 2 दिवसीय चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बहस में भाजपा के 12 से ज्यादा नेताओं के चर्चा में भाग लेने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम को इस चर्चा का उत्तर देंगे। इधर राज्यसभा की कार्यवाही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का विवरण पेश करेंगी। आज शुक्रवार है और आज का दिन विशेष तौर पर प्राइवेट मेंबर बिजनेस के लिए सुनिश्चित होता है। इस दौरान सांसद कई निजी विधेयक पेश करेंगे। साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। 23 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन पर आतंकियों ने हमला किया था। हालांकि जवानों ने अपनी वीरता से इस हमले को नाकाम कर दिया था, लेकिन आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए कई जवान शहीद हो गए थे। बीते बरसों में केंद्र सरकार ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं ताकि परिंदा भी पर न मार सके। 13 दिसंबर ये वही तारीख है जब भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद पर हमला हुआ था। 13 दिसंबर 2001 को संसद की कार्रवाई सामान्य रूप से चल रही थी। सुबह करीब 11:20 पर एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन और गृह मंत्रालय के फर्जी स्टिकर के साथ सुरक्षा बैरियर को पार करते हुए संसद भवन परिसर में पहुंचती है और कार में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादी AK-47 और हैंड ग्रेनेड से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिसमें CRPF की एक महिला कांस्टेबल सहित 6 पुलिसकर्मी और 3 संसद भवन कर्मी शहीद हो गए, जबकि 15 कर्मी घायल हुए। हालांकि सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। हमले के समय संसद के अंदर 100 से अधिक सांसद मौजूद थे। इस आतंकी हमले की साजिश के पीछे मोहम्मद अफजल गुरु, SAR गिलानी और शौकत हुसैन सहित पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ था। कुछ ही दिनों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें इस्तेमाल की गई कार और सेलफोन रिकॉर्ड से संबंधित सुरागों की मदद से ट्रैक किया गया। इन चारों को दिल्ली की पोटा अदालत द्वारा 16 दिसंबर 2002 को दोषी करार दिया गया।
हमले के मुख्य साजिशकर्ता अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। इस हमले के बाद संसद की सुरक्षा को और मजबूत करते हुए कुछ विशेष उपाय किए गए, जिनके तहत केवल प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को ही संसद भवन तक कार से जाने की अनुमति है। मंत्री और सांसदों के अतिरिक्त सभी को सघन तलाशी और मेटल डिटेक्टरों से होकर गुजरना होता है। संसद भवन के अंदर सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पांस टीम को तैनात किया गया। संसद हमले में शहीद हुए सभी जवानों को उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान के लिए देश नमन करता है। लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा के लिए उनका समर्पण हर नागरिक को प्रेरणा देता रहेगा। साथ ही मानवता के दुश्मनों को ये स्पष्ट संदेश भी है कि देश की ओर आंख उठाकर देखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संगम नगरी प्रयागराज का दौरा करेंगे और महाकुंभ 2025 के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम संगम स्थल पर पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। इसके बाद अक्षयवट वृक्ष स्थल पर प्रार्थना करेंगे। हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में भी दर्शन और पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भी भ्रमण करेंगे। प्रयागराज में लगभग 5,500 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें प्रयागराज में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने और निर्बाध संपर्क प्रदान करने के लिए 10 नए रोड ओवर ब्रिज या फ्लाईओवर, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़कें जैसी विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। स्वच्छ और निर्मल गंगा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री गंगा नदी की ओर जाने वाले छोटे नालों को रोकने, टैप करने, मोड़ने और उपचारित करने की परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। मंदिर में प्रमुख गलियारों का उद्घाटन भी करेंगे। इसमें भारद्वाज आश्रम गलियारा, श्रृंगवेरपुर धाम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा शामिल है। इन परियोजनाओं से श्रद्धालुओं की पहुंच आसान होगी और आध्यात्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम कुंभ सहायक चैटबॉट का भी शुभारंभ करेंगे। ये चैटबॉट महाकुंभ मेला 2025 के बारे में श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और कार्यक्रमों की नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां केवल प्रयागराज ही नहीं बल्कि देश भर में चल रही है। इसी क्रम में अयोध्या में महिलाएं केले के तने के रेशों से पर्यावरण के अनुकूल पूजा की चटाई और अन्य सामग्री तैयार कर रही हैं। साधुओं और सन्यासियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूजा के आसन, पर्स और अन्य पूजा सामग्री जैसे कई उत्पाद बनाए जा रहे हैं। महाकुंभ मेले में महिलाओं की अनोखी पहल। महाकुंभ के लिए महिलाओं ने केले के तने से बनाई खास चटाई। अयोध्या में महिलाएं बना रही हैं महाकुंभ के लिए केले के तने के रेशों से पूजा के सामान। हिंदू धर्म में केले का बहुत महत्व, इसे भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। उत्पादों में रंग के लिए प्राकृतिक फूलों के रंगों का हो रहा है इस्तेमाल। संगम की रेती पर इस बार कुंभ नगर होगा पूरी तरह इको फ्रेंडली। अयोध्या में महिलाएं आगामी महाकुंभ मेला 2025 के लिए केले के तने के रेशों से पर्यावरण के अनुकूल पूजा की चटाई और अन्य सामान बना रही हैं। इन हस्त निर्मित उत्पादों को बनाने में 90 से अधिक महिलाएं शामिल हैं, जिनमें पूजा के आसन, पर्स, योगा मैट, लकड़ी की चप्पल यानी खड़ाऊ और अन्य अनुष्ठान संबंधी सामान शामिल हैं। कुंभ मेले की तैयारी हम लोग कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, क्योंकि प्रयागराज में कुंभ लगने वाला है। 90 महिलाएं लगातार काम कर रही हैं और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं और काम ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये उत्पाद बिना किसी रसायन का उपयोग किए बनाए जा रहे हैं और इन्हें फूलों का उपयोग करके प्राकृतिक रूप से बनाया गया है। पिछले 6 महीने से यहाँ महाकुंभ की तैयारी चल रही है। साधुओं और सन्यासियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पूजा के आसन, पर्स और अन्य पूजा सामग्री जैसे उत्पाद बन रहे हैं। हिंदू धर्म में केले का बहुत महत्व है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। बाजार में भी इन उत्पादों की मांग अधिक है और लगभग 90 महिलाएं यहाँ काम कर रही हैं। हम लोग बना रहे हैं। ये केले से, शुद्ध केले से बना हुआ ये सामान है। ये सब महात्मा लोगों के लिए बनाया जा रहा है।
साधु संत भी महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे केले के तने के रेशों से पर्यावरण के अनुकूल पूजा की चटाई और अन्य सामान बनाने से काफी प्रसन्न हैं और पूजा पद्धति के लिहाज से इसे पवित्र बता रहे हैं। केले का जहाँ तक की रही बात, वह तो आपको बताया गया कि इतने मांगलिक चीज है, वह इतने जो है केले के पत्ते पर भोजन करने से आयु बढ़ता है। केले के आसन पर बैठ करके पूजा करने से भगवान ही प्रसन्न होते हैं, उनके आयु, आरोग्य, यश, कीर्ति बढ़ता है। गौरतलब है कि हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 को प्रयागराज में समाप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यूएई के उप प्रधानमंत्री मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सहित व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर सहित भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया और व्यापक क्षेत्र के दीर्घकालिक शांति, स्थिरता और सुरक्षा का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और यूएई में बड़े और जीवंत भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए यूएई के नेतृत्व को धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। ब्राजील के राष्ट्रपति की ओर से एक्स पर साझा किए उनके स्वास्थ्य बुलेटिन संबंधी पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीएम ने लिखा, मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा की सर्जरी अच्छी तरह से हुई है और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। इधर तमिलनाडु के डिंडिगुल त्रिची रोड पर स्थित 4 मंजिला सिटी प्राइवेट अस्पताल में भीषण आग लगने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है। इस आग में एक छोटे बच्चे और 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 50 से ज्यादा लोग, मरीज, मेडिकल स्टाफ और अटेंडेंट आग की चपेट में आ गए क्योंकि आग तेजी से अस्पताल के परिसर में फैल गई। अस्पताल में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने के लिए 50 से अधिक एम्बुलेंस बुलाई गई हैं। घटना रात 9 बजे की है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण अस्पताल में आग लगी। जिला कलेक्टर पुंगोड़ी की घटना की गंभीरता को देखते हुए व्यक्तिगत रूप से अस्पताल का दौरा किया। प्रारंभिक चिकित्सा रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि कई मरीजों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल के साथ 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ सरकार का 1 साल पूरा। 2028 तक के जीडीपी 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य। किसानों को धान की कीमत 3,100 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। महिलाओं को महतारी वंदन योजना के जरिए हर महीने 1,000 रुपए। आदिवासियों के लिए तेंदू पत्ता की कीमत भी बढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ में सड़क, रेल और हवाई सुविधा का विस्तार। 1 साल में 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। 1 साल में 1,750 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल पूरा होने पर रायपुर में कैबिनेट में अपने 1 साल का लेखा जोखा पेश करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जब छत्तीसगढ़ में थी, प्रदेश में भरोसे का संकट आ गया था, लेकिन जब भाजपा सरकार बनी तो सरकार पर जनता का भरोसा कायम हुआ है। हमने सुशासन का वादा किया था, हम इसे पूरा भी कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो गया है। 10 किस्त हम लोग महतारी बंधन योजना में हर महीना 1,000 रुपया 70 लाख से ज्यादा माताओं के खाते में भेज रहे हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं। इसको कौन झूठला सकता है? ये सब भी अगर विकास का काम उनको नहीं दिखता है तो उनको अब कौन सा चश्मा पहना है? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 1 साल का लेखा जोखा पेश करते हुए कहा कि बीते 1 साल में 213 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। 1700 से ज्यादा नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर चुके हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी 1 साल के अंदर 213
नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराए हैं और कुल 1750 नक्सली या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। अपने सरकार के 1 साल का लेखा जोखा पेश करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार के सभी मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत मेहनत की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि 1 साल में 213 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं, 1700 से ज्यादा नक्सली या आत्मसमर्पण कर चुके हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। डबल इंजन की सरकार की वजह से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने कैमरा सहयोगी सोमदत्त साहू के साथ सोमेश पटेल, टीडी न्यूज छत्तीसगढ़। बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। सरकार लोगों को इसमें आ रही परेशानी का हर संभव हल निकाल रही है। जमीन सर्वे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। अब रैयत को खतियान, दस्तावेज या वंशावली के लिए परेशानी नहीं होगी। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में जमीन सर्वे से जुड़ी भ्रांतियां सरकार ने निकाला हल। कागजात की कमी को लेकर भूमि से नहीं होंगे बेदखल। राजस्व विभाग ने माना बिहार में जमीन के दस्तावेजों की हालत ठीक नहीं। खराब होकर फट गए हैं जमीन के कागजात तो ना हो परेशान। खतियान या कबाला दस्तावेज नहीं तो बंदोबस्ती की रसीद जमा कराइए। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। हालांकि इसे लेकर रोज नई समस्या सरकार और रैयतों के बीच देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में ऐसे रैयत सामने आ रहे हैं जिनके पास जमीन तो है लेकिन उसके कागजात नहीं हैं। सरकार के पास भी उनकी जमीन से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। सरकार ने ऐसे रैयतों को बड़ी राहत दी है। जिन रैयतों के पास खतियान या कबाला दस्तावेज नहीं है उन्हें अपनी बंदोबस्ती की रसीद जमा करनी होगी। अगर बंदोबस्ती रसीद भी उनके पास नहीं है तो उन्हें जमींदारी हस्तांतरण के समय से अब तक उस जमीन पर शांतिपूर्ण कब्जा दिखाना होगा। राजस्व एवं राजस्व विभाग सभी काम ऑनलाइन करवा रही है और अभी हमने करीब करीब 10 करोड़ से ज़्यादा कागजात का स्कैनिंग करा के उसको डिजिटाइज करवा दिया। पहले क्या होता था कि ज़मीन माफिया सफ़ेद पोश लोग रजिस्टर 2 के कागजात फाड़ देते थे और फाड़ करके दूसरे का ज़मीन फिर बेचने का काम करते थे। अब मैंने सारा चीज़ स्कैनिंग करके लॉक कर दिया है। बिहार में अब जमीन माफियाओं पर भी लगाम लगेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री ने बताया कि विभाग सारे काम ऑनलाइन कर रहा है। विभाग ने करीब 10 से ज्यादा कागजों को स्कैन कराकर डिजिटलाइज कराया है। हम लोगों ने एक अधिसूचना जारी किया है कल। अभी तक जितनी भी शंकाएं थी रैयत का, जमीन मालिक का, तो हमने आदेश दिया कि 50 वर्ष से जो लोग जिस जमीन और घर पर रह रहे हैं और अगर कोई विवाद नहीं है, राजस्व विभाग को कोई कागजात मांगने की आवश्यकता है। बता दें कि बिहार में अगस्त से जमीन सर्वे किया जा रहा है। बिहार सरकार जमीन सर्वे को आसान बनाने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है। ऐसे में गाइडलाइन जारी करके लोगों को साधारण भाषा में उनकी परेशानी का उपाय समझाया जा रहा है। लैंड सर्वे में फिलहाल स्वघोषणा का काम चल रहा है। ऐसी स्थिति में अधिसूचना आने से लोगों को बड़ा फायदा होगा। भ्रम की जो स्थिति पैदा हुई थी वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। इससे आम लोगों को लैंड सर्वे कराने में बड़ी मदद मिलेगी। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी ने बीते 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 8 दिसंबर को हुई बर्फबारी ने पिछले 12 वर्षों में सबसे जल्दी होने वाली बर्फबारी है। मौसम के मिजाज से पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। लोग बर्फबारी का जमकर लुत्फ ले रहे हैं। हिमाचल में बर्फबारी ने तोड़ा 12 साल का रिकॉर्ड। हिमाचल में करीब 2.5 महीने का ड्राई स्पेल बर्फबारी के चलते टूटा। शिमला, मंडी, मनाली, लाहौल स्पीति और किन्नौर में ताजा हिमपात रिकॉर्ड किया गया। बर्फबारी के चलते पर्यटकों की आमद भी हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में बढ़ी। बर्फबारी से हिमाचल के सामान्य तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट। हिमाचल प्रदेश के सामान्य तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और पूरा प्रदेश इस वक्त शीतलहर की चपेट में है।
हालांकि मैदानी इलाकों में शीतलहर की वजह से खास तौर से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बर्फबारी के चलते पर्यटकों के चेहरे भी खिले हुए हैं। पर्यटकों का कहना है कि बर्फबारी की उन्हें लंबे वक्त से आस थी और हाल ही में हुई बर्फबारी से वो वादियों का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल की जो खूबसूरती है वो अलग है। बाहर से भी लोग घूमने आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। और मैं बोलता हूँ कि सभी को यहाँ पे घूमने आना चाहिए ताकि हिमाचल की अलग अलग प्लेसेस को, स्पेशली मनाली को काफी अच्छे से और नजदीक से देख सके, ताकि ज्यादा मजा आए। आते ही साथ मुझे लाइव स्नो देखने को मिला। कम से कम 1 आवर लाइव स्नो मैंने एंजॉय किया। तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जो हमने एक्सप्लोर किया जैसे लाइव स्नोफॉल, वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। वेदर और व्यू जो है वो बहुत ऑसम है। स्नोफॉल देखने को मिली, लाइव स्नोफॉल देखा हमने। लगभग 1-1.5 घंटे तक हमने उस व्यू को पूरा एंजॉय किया। बहुत अच्छा लगा। ठंडी बहुत है यहाँ, लेकिन मजा बहुत आया। बहुत अच्छा है, वहाँ पे घूमने के लिए बहुत मस्त है। हल्की हल्की स्नोफॉल भी हुई थी, अभी स्टार्ट हो रही है। वहीं लाहौल स्पीति जैसे क्षेत्रों में जनजीवन को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन भी सतर्क है और बर्फबारी से बनने वाले हालातों से निपटने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इधर शिमला में मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि दिसंबर में बर्फ गिरने से इस बार कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है और अगले 1 हफ्ते तक फिलहाल अब मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। इस बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश में पिछले करीब 2.5 महीने से चल रहा सूखा खत्म हो गया है और शिमला में करीब 12 साल के बाद दिसंबर में ये बर्फबारी दर्ज की गई है। और ये बर्फबारी न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि हिमाचल प्रदेश के जो पर्यटन स्थल है उनको आर्थिक रूप से भी मदद करेगी और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में पर्यटकों की आमद हिमाचल प्रदेश में और ज्यादा बढ़ेगी। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ हेमलता शर्मा, DD न्यूज, शिमला। और वहीं दक्षिण भारत में भारी बारिश से लोग परेशान हैं। तमिलनाडु के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण जल भराव हो गया है। तिरुनेलवेली, मदुरै, चेन्नई, विल्लुपुरम के कुछ इलाकों में रात भर से बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण पुडुचेरी और कराईकल में सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं मछुआरों को भी अगले 3 दिन तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण कई उड़ानों का रूट डाइवर्ट किया गया है। राजस्थान सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते यानी कि DA में वृद्धि की घोषणा की है। वित्त विभाग द्वारा इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। राजस्थान के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान के राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों का बढ़ा DA। 1 जुलाई से मिलेगा 12 और 7% की वृद्धि। अब मिलेगा 455% और 246% DA। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है जो कर्मचारी 5वें और 6ठे वेतनमान के दायरे में आते हैं। राजस्थान के CM भजन लाल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता पर लागू होगा जो अभी भी 5वें 6ठे वेतनमान के दायरे में आते हैं। राजस्थान सरकार के इस आदेश के अनुसार 5वें वेतनमान के लिए महंगाई भत्ता 433% से बढ़ाकर 455% कर दिया गया है, तो वहीं 6वें वेतनमान के लिए यह 239% से बढ़ाकर 246% कर दिया गया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, जिससे राज्य के सैकड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। पूर्ववर्ती सरकार ने जानबूझ करके उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया। हमने आते ही उसकी रिपोर्ट को स्वीकार किया, लागू किया और अब धीरे धीरे विभाग वाइज उसकी जो वेतन विसंगतियां हैं, प्रमोशन की विसंगतियां हैं, विभागों की विसंगतियां हैं, उसका निराकरण अलग अलग विभागों में अलग से हो रहा है। ये पहली सरकार है जिसने कर्मचारियों को उतना ही ख्याल रखा है जिसने अपनी माँ, बहन, भाई का रखा है और कर्मचारी इससे बहुत खुश है। राजस्थान सरकार का निर्णय राज्य सरकार के आपड़ों अग्रणी राजस्थान विजन के तहत प्रदेश के समग्र विकास और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में खुशी का माहौल है। कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने पिछले 1 साल में कई कर्मचारी हितैषी फैसले लिए हैं, जिनका वो खुले दिल से स्वागत करते हैं। सभी चीजें समय से जो लागू होनी चाहिए वो सरकार की जा रही है। अभी DA का भी जो वृद्धि हुई है वो समय से जो है बिना मांग के कर्मचारियों की विशेष रूप से वेतन विसंगतियाँ रहती है, जिनको उन्होंने थोड़ा दूर किया है और उम्मीद करते हैं कि वो हमारा इसको दूर करें और हम और अच्छा कार्य करके उनकी सरकार में इस वक्त बढ़िया कार्य करेंगे। राजस्थान सरकार ने 2% बढ़ा के और शहर में वो 20% किए,
तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार को वेतन विसंगतियाँ दूर करने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। राजस्थान सरकार ने कहा है कि हमारे राज्य के कर्मचारी और पेंशन भोगी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं। इस महंगाई भत्ते की वृद्धि से उन्हें राहत मिलेगी और उनकी मेहनत का सम्मान होगा। राज्य सरकार का मानना है कि कर्मचारी और पेंशनर्स प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से जहां कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल पाएगी, वहीं उनकी मेहनत का सम्मान भी होगा। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज़, जयपुर। और इसके साथ ही समाचार में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।